गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय सिरघाटी से, और आप देख रहे हैं ए वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तरफ से गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11वीं कक्षा का भूगोल विषय का पाठ्यक्रम। शीर्षक है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। प्यारे बच्चों, यह 11वीं कक्षा के भूगोल के जो पाठ्य सामग्री का निर्माण किया गया है उसका चौथा भाग है, और इसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से आपदाएं हैं और किन को हम प्राकृतिक संकट कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपदाएं हमें किन रूपों में प्रभावित करती है, मानव जीवन पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसका व्यापक रूप से अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। लेकिन आज की कक्षा को पूरी तरीके से शुरू करने से पहले मैं आपको आज के महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आप इसमें देखेंगे कि आज की कक्षा का जो मुख्य पाठ्य बिंदु है वह है प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट किसे कहते हैं? दूसरा जो है वह है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट में क्या अंतर है, आज के पाठ्य विषय का दूसरा पाठ्य बिंदु है। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। इन प्राकृतिक आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांटकर अध्ययन करना आवश्यक है। उनका प्रकृति अलग अलग है, उनका भयावह प्रभाव भी अलग अलग तरीकों से मानव जीवन पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इनका वर्गीकरण करके अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे वर्गीकृत करके हम आज अध्ययन करेंगे। चौथा जो पाठ्य बिंदु है वह है भारत की मुख्य आपदाएं, और इसके अंतर्गत आज की कक्षा में हम मुख्य आपदाओं के अंतर्गत केवल 3 आपदाओं का हम चर्चा करेंगे। उनमें शामिल होगा भूकंप, सुनामी और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्यारे बच्चों, आपने टीवी पर या दूरदर्शन के द्वारा या फिर रेडियो के द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में समय समय पर समाचार के रूप में देखा होगा, सुना होगा। आपने पढ़ा होगा मैगजीन में कि किस प्रकार हमारा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। इन आपदाओं में टीवी पर आपने देखा होगा सुनामी जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में आता है, वो किस प्रकार तटवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जनजीवन को प्रभावित करता है। भूकंप जो कि सर्वव्यापी है, न इसका आने का समय निश्चित है और न ही भयावहता, तो यह हमारे जीवन को भी काफ़ी प्रभावित करती है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती वर्षा होती है, भारी तबाही देखते हैं, टोर्नेडो और भी जो है समुद्री जो महाउर्मी है, समुद्री इलाकों में उठने वाली जो बवंडर है वो विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि इस जीवन में, इस दुनिया में परिवर्तन ही नियम है। सब कुछ बदलते रहता है, जो आज है कल नहीं होगा, जो आज है कल नहीं था। अर्थात ये जो धरातलीय जो भू आकृति है उसमें भी परिवर्तन आते रहता है। पृथ्वी के अंदर में 2 तरह की शक्तियां हैं, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति के प्रभाव में ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ये क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। इन क्रियाओं को हम देखते हैं कि ये घटनाएं मानव जीवन में जो प्रभावित करती हैं, भारी मात्रा में जान माल का नुकसान करती है, और ये घटनाएं किस रूप में आती हैं और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सवाल आपके जहन में घूमता होगा। आज का अध्याय इसी महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा करने के लिए बनाया गया है। कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, इस अध्याय में इन्हीं सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो कि लगातार चलती है। ऐसी प्रक्रिया जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती है।
यह हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों को ये घटनाएं, ये जो परिवर्तन है वो प्रभावित करती हैं। एक उदाहरण लेता हूँ, आप भूकंप का उदाहरण लेते हैं तो भूकंप जो है पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त करता है। कुछ क्षण के लिए आता है, घर गिर जाता है, आदमी का आवास प्रभावित होता है, समाज के कई लोगों को अपने नज़रों से दूर होते हुए भी उसको देखना पड़ता है, जान माल का व्यापक नुकसान होता है। तो ये हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और विभिन्न प्रकार के जो परिवेश हैं, पर्यावरण का जो अंग है, उसको काफ़ी मात्रा में प्रभावित करती है। यह भी सच है कि इसका परिमाण, इसका समय अनिश्चित है। कब आएगा, कितना भयावह होगा, कौन कौन से इसके दुष्परिणाम होंगे, उसका मात्रा क्या होगा, ये निश्चित पूर्व से नहीं होता है। कुछ तेजी से बदलाव भी लाते हैं। यह स्थलाकृतियों और जीवों में होते हैं। ये बदलाव तेज गति से भी हो सकते हैं। तेज गति से होने वाले परिवर्तनों में ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान हैं, जो कि अचानक या कम समय में ही व्यापक नुकसान पहुंचा देती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो काफ़ी धीमी गति से भी होते हैं। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो कम फैलाव वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ता है। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो विस्तृत भूभाग को भी प्रभावित करती है। आंधी, कर्कापात, टॉर्नेडो काफ़ी व्यापक है, जबकि भूमंडलीय उष्णीकरण, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन परत का क्षय, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यह भी परिवर्तन है जो मानव जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। इसके अलावे भी कई परिवर्तन हैं जो लोगों को अलग अलग अर्थ में समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर यह निर्भर करता है कि इस परिवर्तन को वह व्यक्ति किस रूप में लेगा। प्रकृति के दृष्टिकोण से यदि हम माने तो ये परिवर्तन जो है तटस्थ मूल्य वाले हैं, अर्थात इसका न तो अच्छाई है न बुराई है, मतलब ये सामान्य सी घटना है। यदि मानवीय मूल्यों की ओर से हम देखते हैं तो ये परिणाम लाभकर भी हो सकता है या फिर हानिकारक भी हो सकता है। मनुष्य के लिए ऐसे परिवर्तन जो अचानक आते हैं वो बोझिल सा हो जाता है, जिससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है, उसका सारा सीक्वेंस खराब हो जाता है, जीने का गति बदल देता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अनअपेक्षित है, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि ऐसा परिवर्तन हो। अपेक्षित परिवर्तन में हम देखेंगे कि मौसम का परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत, शिशिर, ये सब अपेक्षित ऋतुएं हैं। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें हम अपेक्षा नहीं करते हैं, हम आशा नहीं करते हैं कि ऐसा हो, चूँकि इससे काफ़ी नुकसान होता है। मन में भयावह जो रूप है वो छोड़ करके चला जाता है, अमीर छाप छोड़ करके चला जाता है। इसमें है भूकंप, बाढ़ और युद्ध। कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि बाढ़ में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि भूकंप हो और उसका जीवन का सारा कमाया हुआ धन सारा बर्बाद हो जाए, घर गिर जाए, अपने लोगों को खोना पड़े। अब देखते हैं यहाँ पर कि आप अपने पर्यावरण का पर्यवेक्षण करें, देखिए और उन परिवर्तनों की सूची बनाइए जो लंबे समय तक होने वाली हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो अल्पकालीन हैं, उनकी भी सूची बनाइए ताकि आपको पता चले कि इन परिवर्तनों में कौन दीर्घकालीन परिवर्तन है, कौन अल्पकालीन परिवर्तन है, कौन से बदलाव अच्छे समझे जाते हैं, कौन से बदलाव बुरे हैं, अर्थात वह बोझिल करने वाला है, मनुष्य के लिए नुकसानदेह है। आप रोज अनुभव कर सकते हैं इन परिवर्तनों को और साथ ही साथ कारण भी बताएं कि क्यों इनमें से कुछ परिवर्तन अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। आप खुद ही इसका निर्णय लीजिए कि कौन से परिवर्तन हैं जो अपेक्षित हैं, जिसको लोग चाहते हैं, और कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें नहीं चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप ही बताइए कि भूकंप में आप अनुभव लेना चाहेंगे?
आप चाहेंगे कि बाढ़ में हमें सारा कुछ खोना पड़े, अब बाढ़ में डूब जाए, आपका धन बर्बाद हो जाए, पशु बह जाए, आपका घर का अनाज सारा बर्बाद हो जाए? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका अपना घर होता है। और ऐसा कहा गया है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते पूरा शहर को बर्बाद करने में, शहर जलाने में। सो ये प्राकृतिक आपदा का ये हम उसको उस रूप में लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि सामान्य आपदा और जो विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जो है वो मानव के लिए हमेशा भयावह प्रभाव दिया है, वो उसका हम नुकसानदेह असर देखते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी त्रासदी युक्त होता है। कुछ दिन पहले जो 2004 के आसपास में हमने सुनामी को महसूस किया, लगभग 3 लाख लोग मारे गए उसमें। बद्रीनाथ में जो बाढ़ आया उसमें काफ़ी लोग श्रद्धालु अपना जान गंवाए। तो ये मानवीय ये जो प्राकृतिक आपदाएं खास करके वो काफ़ी भयावह होता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपदा क्या है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक चित्र है, ये चेरनोबिल घटना जो है वो मानवीय आपदा को हमने यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाया। आपदाएं एक ऐसी घटना होती है जो अनअपेक्षित होती है, अनएक्सपेक्टेड। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, अचानक सा कोई ऐसा परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग अनअपेक्षित घटना कहते हैं, जो कि ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता है। हम भूकंप को नहीं रोक सकते, हम तूफान को नहीं रोक सकते, तो ये मानव के नियंत्रण में नहीं होता है। थोड़े समय के लिए आता है, बिना चेतावनी के आता है और मानव जीवन को तबाह करके चला जाता है। बड़े पैमाने पर इससे जान माल दोनों की क्षति होती है। इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। मतलब सारा उपाय नाकाफी होता है बचाव का और हम इससे ग्रसित हो ही जाते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदा, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट जो था, दोनों को लगभग एक जैसा माना जाता था। प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता था। ऐसा लोग समझते थे कि ये जो आपदाएं हैं प्रकृति के द्वारा ही आती हैं, मानव को इसका अबोध और असहाय शिकार होना पड़ता है। लेकिन अब प्राकृतिक जो संकट है आज के समय में केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं होता है, बल्कि मानव निर्मित कारण भी है, मानवकृत कारण भी है, जिसके द्वारा आपदाएं उत्पन्न होती हैं। मानवीय क्रियाकलाप भी आपदाओं के होने के लिए जिम्मेवार हैं। ये गतिविधियां या तो सीधे रूप से प्रभावित करती हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव जीवन को अवांछित परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार होती हैं। आप देख सकते हैं, याद कीजिए जरा भोपाल गैस त्रासदी कांड को। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भोपाल में कितना तबाही लाया, कितने लोगों का प्राण ले लिया, कितने लोग अभी तक उसका दंश झेल रहे हैं। चेरनोबिल नाभिकीय घटनाएं, युद्ध, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायुमंडल में जो मुक्त हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ध्वनि, वायु प्रदूषण और इससे और जुड़ा हुआ पर्यावरण संबंधी प्रदूषण, सब कुछ इसका उदाहरण है। कुछ मानवीय गतिविधियां जो हैं परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। मनुष्य डायरेक्टली उसको हिट नहीं करता है, उस आपदाओं के लिए डायरेक्ट रूप से कोई प्रयास नहीं करता है, न उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन परोक्ष रूप से उसको बढ़ावा देता है। जैसे बाढ़, मनुष्य बहती हुई नदियों के ऊपर बांध बनाता है, अचानक से बांध के ऊपर में प्रेशर होता है, बांध टूट जाता है, निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को उस बांध के पानी से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से आने वाला है, बाढ़ है। जमीन जो है वो बंजर होता जा रहा है। अब वैज्ञानिक तरीके से भूमि का उपयोग इनका मुख्य उदाहरण है। इन्हीं की वजह से अपरोक्ष रूप से ये आपदाएं होती हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी कांड को। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राकृतिक वादियों के रूप में यहाँ पर बनाया गया सड़क और वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। तो परोक्ष रूप से हम इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद ही हम जिम्मेवार हैं। क्या आप अपने आसपास में जाकर के देखें हैं?
क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रहे गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से आपदाएं आ सकती हैं? तो आप जब इसका परीक्षण करते होंगे तो कई घटनाएं ऐसी होती होंगी जिनके वजह से प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा मिलता है, जहां हम भूलवश गलती करते हैं और उसका खामियाजा बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर भुगतना पड़ता है। क्या आप इससे बचने का सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि कुछ सालों से मानव की आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यह लगभग शाश्वत सत्य इसको कह सकते हैं कि पहले के तुलना में जो मानवकृत आपदाएं हैं उनमें उनके परिमाण और उनकी संख्या दोनों में वृद्धि हुई है। कुछ सालों से मानव की आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है। इन घटनाओं से बचने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। मानवकृत आपदाओं को कम किया जा सकता है, हम जागरूक होकर के उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो जरूरी है कि हम पहले से ही अलर्ट मोड में रहें, सावधान रहें, जानकारी रखें। विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट 1994 में, योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तर पर इस दिशा में मानव द्वारा उठाए गए कदम हैं। प्राय यह देखा गया है कि आपदा और संकट एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन जब हम भूगोल के विद्यार्थी हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों में अंतर है। प्राकृतिक संकट किसे कहते हैं? प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत तीव्र भी हो सकते हैं, विशेष रूप से अस्थायी भी हो सकते हैं, पर्यावरण के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय का तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां या रेगिस्तानों और हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु। तो ये प्रायः नुकसानदेह है और लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो तीव्रता से घटित होती है, थोड़ा ज़्यादा तीव्र होता है और ज़्यादा व्यापक भी होता है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संकट छोटा रूप, प्राकृतिक आपदा उससे ज़्यादा भयावह, ज़्यादा व्यापक होता है। जनधन की हानि होती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। छिन्न भिन्न करने का मतलब है अस्त व्यस्त हो जाता है। उन लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। हम लोग इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, या जो भी हम प्रयास करते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों को प्रभावित करती हैं। एक बात यह भी है कि दो आपदाएं आपस में ना तो एक समान होती हैं और ना ही उनकी तुलना की जा सकती है। मतलब वो अनकम्पेरेबल है, उनका कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। अर्थात प्रत्येक घटना, प्रत्येक आपदा, प्रत्येक प्राकृतिक संकट अपने आप में अद्वितीय है, अनमैचेबल, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला है प्राकृतिक आपदा के परिमाण, दूसरा है उसकी गहनता और तीसरा है उसका बारंबारता। तीनों समय अंतराल पर बढ़ते जा रहे हैं, नुकसान भी उससे अधिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि इन आपदाओं में हम भयग्रस्त हो जाते हैं। जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ज्यों ज्यों हमारा तकनीकी ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम विज्ञान के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इन आपदाओं पर, इन प्राकृतिक संकटों को निपटने का प्रयास कर रहे हैं, इन पर काबू रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के
आवागम में परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट, आवागम अप्रोच इसको हम कर सकते हैं। पहले प्राकृतिक आपदा और संकट दो अंतर संबंधित घटनाएं मानी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वहां आपदाओं का आना भी लगभग तय होता था, लेकिन उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, प्रकृति के साथ जीता था, छेड़छाड़ कम होता था, तो इनका भयावह प्रभाव भी उनके ऊपर कम होता था। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं, हम उन क्षेत्रों में प्रवेश करके रह रहे हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से वहाँ पर जंगल था, प्रकृति पर्यावरण अपने आप में संतुलित थी, लेकिन हम वहाँ पर जाकर के असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जिसके वजह से अब प्राकृतिक आपदाओं का घटना ज़्यादा हो गया है। भूमि की कमी होने की वजह से समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों का बसना शुरू हुआ है, नदी के किनारे दलदली भागों में लोगों का घर बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जो जनजीवन होगा इन आपदाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक होगी। आगे में एक डेटा दिया गया है, सारणी 7.1 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वाले लोगों के परिमाण को दर्शाता है कि यह कितना भयावह रहा है पिछले 60 वर्षों के दौरान। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने निश्चित रूप से जन धन की हानि व्यापक तरीके से की है। अब जरा सारणी 7.1 को हम लोग देखेंगे। यह आपका सारणी 7.1 डेटा 1948 से लेकर के अब तक का है। प्रमुख आपदाओं को दिखाया गया, कुल 12 घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले 1948 की घटना, स्थान जो है सोवियत संघ रूस, और आपदाओं के प्रकार में वह है भूकंप, 1,10,000 मृत्यु का गवाह बना। दूसरा है चीन का बाढ़, 1949 ईस्वी में 57,000 लोगों को अचानक काल के गाल में जाना पड़ा। चीन में पुनः 1954 ईस्वी में बाढ़ आया, 30,000 लोग उससे प्रभावित हुए, मरे 30,000 लोग, प्रभावित और भी अधिक लोग हुए। सोच सकते हैं कितना भारी मात्रा में लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। 1965 में पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश में चला गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से 36,000 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। ईरान में भूकंप आया 1968 में, 30,000 लोग मरे। 1970 में पेरू में भूकंप से 66,794 लोग मरे। 70 में पूर्वी पाकिस्तान में यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा, जिन्हें हम प्रभंजन भी कहते हैं हिंदी में, उसके द्वारा 50,000 लोग मरे, 5 लाख लोग। 1971 में भारत में भूकंप, ठीक इसी प्रकार चीन, ईरान में, और जो सबसे ताज़ा जो डेटा यहाँ पर दिया गया है जापान का, सुनामी में 15,842 से अधिक लोगों को इन आपदाओं के द्वारा धरती छोड़ना पड़ा है, मौत का शिकार होना पड़ा है। अब इन आपदाओं को कैसे हम न्यूनीकृत कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इस पे भी अब ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि इनकी बारंबारता बढ़ी है, इनका परिमाण बढ़ा है, इन घटनाओं का भयावहता बढ़ा है, तो इस पर नियंत्रण पाना भी हमारा कर्तव्य होगा, क्योंकि मानव जाति धरती पर कायम रहे। देश के महत्वपूर्ण जो हिस्से थे उनका सर्वेक्षण करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में, विश्व के विभिन्न देशों के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दशक याकोहामा रणनीति, याकोहामा जो कि टोक्यो में है, वहाँ पर कार्य योजना बनाई गई और इनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया गया। मुख्यतः जो यहाँ पर प्रस्ताव जो पारित किया गया वह पहला है कि इस बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। पहला, हर देश की प्रमुख जिम्मेवारी है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से अपने नागरिकों की रक्षा करें, देश का पहला कर्तव्य होगा। टोक्यो में जो याकोहामा में जो रणनीति बनी उसका पहला। दूसरा है विकासशील देशों, खास करके सबसे कम विकसित देशों में, छोटे और द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना। इसके अलावा
उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, मानव और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, उनको सशक्त करना, संसाधनों को संग्रह करना ताकि इन आपदाओं से बचा जा सके। वैज्ञानिक कदम अब उठाए जा रहे हैं ताकि इन आपदाओं से कम नुकसान हो। सारणी 7.2 में भी दिखाया गया है, उन देशों को इसमें दिखाया गया जहां प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग मरे हैं। अब यहाँ पे डाटा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक आपदाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है वायुमंडलीय आपदाएं, दूसरा है भौमिक आपदाएं, तीसरा है जलीय आपदाएं, चौथा है जैविक। वायुमंडलीय आपदाओं में भी कई प्रकार की आपदाएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बर्फानी तूफान, बर्फीली हवाएं, तड़ित झंझा, तड़ित, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू और शीतलहर, ये वायुमंडलीय आपदाएं हैं। भौमिक आपदाएं जो धरातल पर घटित होती हैं, उनमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भूस्खलन जो कि मानवीय प्रभावों से इसका हो सकता है और भूकंप के द्वारा भी हो सकता है। हिमगाह, अवतलन और मृदा अपरदन। जलीय आपदाओं में बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोरमी और सुनामी। जबकि जैविक आपदाओं में पौधे और जानवर, उपनिवेशक के रूप में कीट, टिड्डी का आक्रमण होता है, पूरे फसल को चट कर जाता है, यह भी आपदा है। वायरल संक्रमण और सबसे ताज़ा जो इसका उदाहरण है अभी कोरोना वायरस, यह भी मानवकृत जैविक आपदा में इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। कितना भयावह था, यह बुरा ख्याल जहन से लंबे समय तक बना रहेगा। अपनों को खोना पड़ा है इस पैंडेमिक में। भारत में प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन इस अध्याय में हम लोग कर रहे हैं। भारत में एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। इसका क्षेत्रफल विशाल है। विशाल क्षेत्रफल पर फैले होने के कारण यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं, जिनका विश्वास और रहन सहन भी अलग है। तो बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताएं, सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह देश काफ़ी विस्तृत है, इसके वजह से विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनका रीति रिवाज अलग अलग है, तो ये विविधताओं का देश कहा जाता है। विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन अभी भी जारी है। सामाजिक भेदमूलन और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। मतलब यहाँ आपदाओं की संभावना अधिक है। इन आपदाओं का वर्णन कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांट करके किया जा सकता है। इन आपदाओं में जो सबसे पहला है, जिसे हम भूकंप के रूप में जानते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्व के कक्षा में भी भूकंप के बारे में विशद अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। आपने देखा था कि इन भूकंपों में कितने प्रकार की लहरें होती हैं, कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, कौन कौन से उसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं। यहाँ पर हम उसका भूकंप के बारे में जो है देख पा रहे हैं कि यह जो भूकंप है, भूकंप वाली जो घटनाएं होती हैं सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय है। मतलब हम इसका भविष्यवाणी पूर्व से नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक विध्वंसक भी है, अधिक मात्रा में विध्वंस होता है। चित्र के द्वारा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना भयानक सा ये जो है भूकंप, और भूकंप के द्वारा उत्पन्न जो ज्वालामुखी जो है यहाँ पर उसको दिखलाया गया है। ये जमीन के अंदर से पिघले हुए लावा को ऊपर निकालता है, बहुत विस्तृत भूभाग पर यह फैल करके उसको ढक लेता है और इसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये जो है काफ़ी विध्वंसक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैलती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे में आप देखेंगे इसका विनाशक प्रभाव को इस स्लाइड में भी दिखलाया गया है। बहुमंजिली इमारतों को ध्वस्त कर दिया, यहाँ पे लोग किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, भयावह परिवेश को यहाँ पर दिखलाया गया है।
तो हम पाते हैं कि ये भूकंप विभिन्न रूपों से जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं उसके द्वारा होती हैं। ये ऊपरी सतह में हम लोग उसको देख पाते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरना, भूस्खलन, लैंडस्लाइड पहाड़ी भागों में, और भी कई प्रकार के इसका जो है प्रभाव दिखलाई पड़ता है। लेकिन ये जो दिखलाया गया है सबसे ज़्यादा हमारे लिए कष्टदायी होता है भूकंप। जैसा अब हम लोग देखेंगे कि पूर्व के अध्याय में हमने अध्ययन किया था, इंडियन प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि ये कई भागों में जो भूप्रपट्टी है वो कई प्लेट में विभक्त है। उन प्लेटों के संचरण के वजह से, आपस में टक्कर के वजह से, ये विवर्तनिक हलचल के वजह से ये घटनाएं घटित होती है, भूकंप का होना होता है। तो इंडियन प्लेट जो है वो प्रत्येक वर्ष खिसक रहा है उत्तर और उत्तर पूर्व में, और इसका जो है रोकने वाला जो है यूरेशियन प्लेट है। एक इधर से सरक रहा है, दूसरा स्थिर है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में टक्कर होगा, और टक्कर के फलस्वरूप इस किनारे पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा जो रिलीज होती है वह तरंग को उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग भूकंप के रूप में जानते हैं। और जो धरातलीय भूकंपें होती हैं काफ़ी विनाशक होती हैं, घर को गिरा देता है, पेड़ पौधे उलट जाते हैं, तो ये काफ़ी भयानक है, मन जेहन में काफ़ी भयानक असर छोड़ कर जाता है। हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग के आसपास वाले हिस्सों में इस प्रकार के जो है भूकंप यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। खास करके पश्चिमी क्षेत्र हम लोग इसको देखते हैं कई भागों में बांट करके, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अगले स्लाइड में हम देखते हैं इसको कि भूकंप को जो है वो भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पहले बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए लगभग 1200 भूकंप, 1200 भूकंपों का अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, और तब जाकर के पूरे भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। अधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्र जो अधिक जोखिम वाला है, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र पहला भाग जहां पर ज़्यादा जोखिम है, अत्यधिक अधिक। दूसरा अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, तीसरा मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, चौथा है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, और सबसे अंत में है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। हम इसको इस नक्शे के द्वारा देखेंगे जरा सा। यहाँ पर दिखाया गया इन पांचों क्षेत्र को अत्यधिक जो जोन है, जोन 1, जोन 2, अलग अलग रंगों के द्वारा यह दिखलाया गया है। जोन 1 को जहां पर आप देख रहे हैं हल्के कलर से दिखलाया गया है। जो सबसे ज़्यादा जोन 5 है वो अधिक भूकंप जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत में है। इनमें से पहला जो 2 क्षेत्र है, भारत में सबसे अधिक प्रचंड भूकंप का अनुभव किया गया है। जैसा कि इस क्षेत्र में पीछे का जो मानचित्र है 7.2 में आपने देखा, भूकंप सुभेद्य क्षेत्र अर्थात भूकंप जिस क्षेत्र में आता है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हमारा बिहार का अररिया जिला, बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमाचल मतलब वहाँ पर धर्मशाला जगह है, वहाँ आसपास में कश्मीर घाटी में कच्छ के रण वाले क्षेत्र में अति अधिक क्षति जोखिम का हिस्सा है, सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र में हैं। शेष भाग निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भूकंप का असर ज़्यादा नहीं देखा जाता है। अब है कि इन भूकंप का क्या प्रभाव है, किस रूप में प्रभावित करती है जीवन को। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये दरार बन जाता है धरती के सतह पर। इनको हम लोग 3 क्षेत्रों पर प्रभाव के रूप में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा भूतल पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवकृत ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदमी जो संरचनाओं का निर्माण करता है, तो भूतल पर सबसे पहला होता है दरार उत्पन्न होता है। ये आप देख रहे हैं 2 चट्टानों के बीच में, एक चट्टान 2 भाग में बढ़ जाता है, बीच में दरार का उत्पत्ति हुआ। भूस्खलन, भू द्रवीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर है भू दबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, ये भूतल पर इसका प्रभाव इस रूप में देखते हैं।
मानव के ढांचों पर हम देखते हैं दरारें पड़ना। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा सा इमारत दरार आ गया। अभी आपने पूर्व के स्लाइड में देखा किस प्रकार इमारत ढह गया, पूरा उतना ऊंचा कंस्ट्रक्शन को भी ये तबाह कर दिया। उलट जाना, सिकुड़ जाना, फैल जाना और सारा संरचना को बर्बाद कर देना, यह मानव के ढांचे पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जल पर जब हम इसका प्रभाव देखते हैं तो वहां पर लहरों की उत्पत्ति होती है, तरंग की गतिशीलता बढ़ जाती है, सुनामी उत्पन्न होता है, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती हैं। अब प्यारे बच्चों, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिणाम भी होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घर, एक महिला जो अपने भूकंप के द्वारा प्रभावित घर में कुछ ढूंढ सी रही है। पूरे जीवन भर की कमाई से बना घर, वो एक छोटा सा अल्प अवधि में आया भूकंप के द्वारा प्रभावित किस प्रकार हुआ है, उसको यहाँ पर दिखलाया गया है। इससे बड़े पैमाने पर तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। यहाँ पर इसी क्रम में देख रहे हैं सारा घर बर्बाद हो गया इसका, और भी अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर थे सारा बर्बाद हो गया। तो ये बस्तियों के साथ साथ में परिवहन, संचार की सुविधाओं और भी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को नष्ट भ्रष्ट करके चला जाता है। यह लोगों को बेघर कर देता है। इससे विकासशील देशों को और भी नुकसान झेलना पड़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जाती है। क्योंकि इसके भूकंप के बाद जो घटनाएं होती हैं, राहत और बचाव का कार्य, तो देश के आय का अधिकांश हिस्सा उसमें खर्च करना पड़ता है, तो देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर देता है। प्रभाव को अलग अलग रूपों में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं को गैप हो गया है, यहाँ पर सुनामी से उत्पन्न हुआ तो पूरा जहाज को किस प्रकार पलट दिया गया, आसपास वाले क्षेत्रों को प्रभावित किया। यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, किस प्रकार इसका सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण प्रभावित हुआ। बचा कुछ जो भाग है उसको अब कलेक्ट करके शायद नए जिंदगी का शुरुआत करने वाला है। तो ये हमारे प्राकृतिक आपदाओं को इस रूप में देखते हैं। इसके अलावा कुछ गंभीर और दूरगामी परिणाम भी भूकंप के द्वारा हम देखते हैं। पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरार डाल देती हैं, ज्वलनशील पदार्थें बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होता है, कई बार नदियां अपना रास्ता भी बदल लेती हैं। साथ साथ कई और भी प्रभाव झेलना पड़ता है। अब है भूकंप का न्यूनीकरण। इसको रोकना तो नामुमकिन है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो कम करने के भी कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि नियंत्रण केंद्र की स्थापना करना। भूकंप नियंत्रण केंद्र, जब भूकंप आ ही गया है तो बचाव राहत का कार्य करने के लिए भूकंप नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएं। यहाँ पर जीपीएस का लाभ उठा करके प्लेट हलचल का पता लगाया जाए कि हलचल किस मूवमेंट में हो रहा है और क्या उससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा है देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना। किन क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक है, कौन अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है, उसकी पहचान करके उसके अनुरूप कदम उठाए जाएं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार, भवन के डिजाइन में सुधार लाना। आजकल भूकंप रोधी घर बनाया जा रहा है, उसका बेस चौड़ा बनाया जा रहा है ताकि वो भूकंप रोधी बन सके। डोर जैमर लगाए जा रहे हैं, विंडो जैमर लगाए जा रहे हैं ताकि वो कम गिरे। तो इस प्रकार के जो हम उपाय हैं वो कर रहे हैं ताकि इसके न्यूनता को कम किया जा सके। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी घर का निर्माण किया जाए ताकि कम से कम उसका असर हो। अब दूसरा जो हमारा आपदा है वह है सुनामी। सुनामी को हम लोग समुद्री लहरों के रूप में देखते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल पर हलचल पैदा होती है, वो लहरों को तटवर्ती किनारों तक ले जाती हैं। ऊंची ऊंची तरंगी उत्पन्न होती हैं, लगभग 10 से 12 फीट तक आसपास वाले क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो ये सुनामी भी भूकंप के द्वारा ही उत्पन्न हुआ हम लोग मान सकते हैं। ऊंची तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। यह भूकंपीय समुद्री लहरों के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक तरंग पैदा होता है और क्रमिक रूप से वह आगे बढ़ता जाता है। काफी विनाशक इसका प्रभाव होता है। यहाँ पर चित्र में भी इस सुनामी को दिखलाया गया है। महासागर में तरंग की गति जो होती है, जहाँ अधिक गहराई होती है वहाँ इनके अधिक ऊंची तरंगों का निर्माण नहीं होता, लेकिन जो उथले भाग हैं वहां पर इनका तरंग अधिक ऊपर होता है और वह ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा भयावह होता है, ज्यादा नुकसानदेह होता है, ज्यादा तबाही लाने वाला होता है।
समुद्र के आंतरिक जो गहराई भाग में यदि हम जाएं तो वहां पर इन भूकंपों को नहीं भी महसूस किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसको धरातलीय भाग के ऊपरी भाग में देखते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार तटीय क्षेत्र में यह तरंगें उछल उछल के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। सुनामी उथले समुद्र में जब प्रवेश करती है तो तरंग लंबाई कम हो जाती है, कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक होती है। ये किन किन क्षेत्रों में प्राय आता है सुनामी? तो सबसे पहला है कि प्रशांत महासागरीय तट में, अलास्का, जापान, फिलीपीन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे भागों में, इंडोनेशिया, मलेशिया और हिंद महासागर जो कि हमारे देश के दक्षिणी भाग में है स्थित, ये इन भागों में आती है। तट पर पहुंचने के बाद में इनका और भी ज़्यादा जोश बढ़ जाता है, जब काफ़ी तबाही मचाती है, बस्तियों को तबाह कर देता है, बंदरगाहों को अस्त व्यस्त कर देता है। देखिए कितना भयावह सुनामी प्रभावित क्षेत्र को दिखलाया गया है। पूरा कंस्ट्रक्शन, नाव वगैरह सब बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर लोगों का जनजीवन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में जान माल का नुकसान सुनामी से अधिक होता है। पिछले के अध्याय में हम लोगों ने देखा है भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 1 में, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक 2006 में दिए हुए बांदा के चित्र से लगाया जा सकता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। इस पर हम ज़्यादा हम उसका लाभ मतलब हम नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं। फिर भी सुनामी पर नियंत्रण पाना किसी एक देश के जिम्मे का बात नहीं है। कोई अकेला देश सुनामी पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो कई देशों को मिलजुल करके इस पर काम करना होगा। 26 दिसंबर 2004 को आपने देखा होगा कि सुनामी ने किस प्रकार लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था और 3 लाख लोगों को हाथ धोना पड़ा था अपने जिंदगी से। तो बाद में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। इसके बाद में जो हमारा है तीसरा, वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है प्रायः कम दबाव वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग एक ऊष्मा इंजन के रूप में समझ सकते हैं, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प का संघनन प्रक्रिया और छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से है। इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में ऐसा है कि इसकी उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मत भिन्नता है। वैज्ञानिक एक मत नहीं है कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। लेकिन इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना जरूरी है। सबसे पहला कि अधिक उष्ण और आर्द्र वायु का होना, सतत रूप से निरंतर उपलब्ध होना पहला कारण है। दूसरा है तीव्र कोरियालिस बल, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होता है। तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाना और चारों ओर चक्रवात विकसित होना उष्णकटिबंधीय चक्रवात का यह भी एक कारण है। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फाउन की अनुपस्थिति। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना किस प्रकार की होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब का प्रवणता अधिक होता है, मतलब वायुदाब अधिक होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायुदाब तथा मेघ रहित क्रोड़ होता है। इसे तूफान की आंख के नाम से जानते हैं। तूफान की आंख के नाम से इस केंद्र को जानते हैं। अब है प्राकृतिक संकट और आपदाओं के अंतर्गत में हम जब इसको देखते हैं तो यह उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता यहाँ पर 14 से लेकर 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार इससे भी अधिक होता है, 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। 10 से लेकर के 150 किलोमीटर तक इसका फैलाव देखा जाता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में इन चक्रवातों को हम लोग महसूस करते हैं। खास करके हमारे देश के दोनों ओर, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ हिंद महासागर है, और चक्रवातों की उत्पत्ति भी इन्हीं 2 क्षेत्रों में होती है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। तो ये हमारा हो गया चक्रवात की उत्पत्ति का जगह।
अब है इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या परिणाम होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो इसके कारण काफ़ी तेज गति से चलने वाली हवाएं टकराती हैं, समुद्र के अंदर तूफान उठता है जिसे हम लोग समुद्री महाउर्मी या तूफान महाउर्मी स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। स्टॉर्म सर्ज किसको कहते हैं? समुद्र तल में महाउर्मी जो है वायु समुद्र और जमीन की अंतः क्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायु दाब प्रवणता होती है। अत्यधिक तेज सतही पवनें जब उफान करने लगती है, उठने लगती है, तब यह तूफान महाउर्मी के नाम से जाना जाता है। इसका जो है गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक तक हो सकता है। तटीय क्षेत्र में बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं, खेत में पानी बहने लगता है। काफ़ी मात्रा में पानी आ जाने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति हो जाती है, मानव की ढांचा बर्बाद हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त होता है। प्यारे बच्चों, यह पाठ दूसरे भाग में भी प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप जो इसका PDF जो दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे, इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।